गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा खरे दिस साइड। आज हम पावर शेयरिंग का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आपकी सिविक्स बुक से, क्लास 10। यहाँ हम पढ़ेंगे दो कंट्रीज़ की स्टोरीज़ के बारे में। एक कंट्री है बेल्जियम एंड द अदर वन इज़ श्रीलंका, राइट। पहले हम पढ़ते हैं बेल्जियम के बारे में, क्योंकि मुझे ये बहुत छोटा लेक्चर रखना है तो मैं आपको सारे पॉइंट्स लर्न कराने की कोशिश करती हूँ बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्म में, राइट। सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं। बेल्जियम में क्या हुआ, हमने देखा है कि बेल्जियम जो है यूरोप के मैप पर अगर आप व्यू करेंगे तो एक छोटी सी कंट्री है। इसका टोटल एरिया सिर्फ इतना होगा जितना हमारी कंट्री का एक हरियाणा है ना। इतना कम एरिया की कंट्री है जिसको बॉर्डर टच होता है एक तरफ नेदरलैंड का, फ्रांस का और जर्मनी का। यहाँ पर आप कह सकते हो 3 लैंग्वेजेस के लोग रह रहे हैं। जो डच लोग हैं वो 59% है। डच मतलब जो डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो 59% है, वो रहते हैं फ्लैमिश रीजन में। अच्छा, 40% लोग जो फ्रेंच बोलने वाले हैं वो रहते हैं वलोनिया में। 1% लोग हैं जो जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले हैं, सिर्फ 1%। और वो रहते हैं बाकी पूरी ऑल ओवर कंट्री में स्प्रेड है। अब ये जो हमने रेशियो देखा 59%, 40% और 1%, इसमें मेजॉरिटी किसको मिली? डच स्पीकिंग पीपल को। डच स्पीकिंग पीपल मतलब जो फ्लैमिश में रहते हैं, कितने हैं? 59% है। ये डेटा आप साथ साथ नोट करते जाइए क्योंकि ये हमारे काम आने वाला है। अब क्या होता है, ये तो ऑल ओवर कंट्री के बारे में गिवन है डेटा, लेकिन जब हम उसकी कैपिटल सिटी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ब्रुसेल नाम की जो उसकी कैपिटल सिटी है, वहाँ पर 80% लोग हैं जो फ्रेंच बोलने वाले हैं। अब रह जाते हैं 20% लोग जो डच बोलने वाले हैं, डच स्पीकिंग पीपल है। अब क्या होगा, यहाँ पर तो जो कॉम्पोजिशन है टोटली बदल गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा है, 80% लोग हैं, और जर्मन बोलने वाले सिर्फ 20% लोग हैं। लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम आएगी? अगर कॉम्पोजिशन बदल भी गया तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि अब हम पूरी कंट्री के अंदर अगर हमें मेजॉरिटेरियनिज्म के अकॉर्डिंग अगर हमें अपनी कंट्री का पावर शेयरिंग करना है तो हम कैसे करें? क्या हम डच स्पीकिंग लोगों को ज़्यादा पावर दे दें, या डच स्पीकिंग लोगों की कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, या उसमें से किसी लीडर को चूज़ करें, या फिर हम फ्रेंच स्पीकिंग लोगों में से किसी लीडर को चूज़ करें? तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो रहे हैं क्योंकि पूरी कंट्री के अंदर जो था वो था डच स्पीकिंग लोगों का नंबर ज़्यादा 59%, लेकिन सिर्फ अगर हम बात कर रहे हैं ब्रुसेल की कैपिटल की, वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे। फिर क्या हुआ? द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, जो माइनॉरिटी है आप कह सकते हो ऑल ओवर द कंट्री, वो रिच है और पावरफुल है। रिच भी है, पावरफुल भी है, लेकिन उनकी माइनॉरिटी है, वो कम है अभी। This was resented by the Dutch-speaking community who got the benefit of economic development and education much later. इसका मतलब ये हुआ कि जो डच स्पीकिंग लोग हैं उनको जो पावर मिलती है या थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी मिलती है, या आप कह सकते हो उनको डेवलपमेंट जो मिली वो थोड़ा सा बाद में मिली है, लेकिन उससे पहले जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो ऑलरेडी जो है रिच है एंड पावरफुल है। अब दोनों के बीच में जो टेंशन है वो अराइज हो जाती है। द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज वॉज एक्यूटर इन ब्रुसेल्स, यानी कि जहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा है वहाँ पर इस दोनों कंट्रीज़ के बीच में टेंशन्स क्रिएट हो जाती है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। अच्छा, अब इस कंट्री के बारे में तो ये वाली टेंशन दे दी कि ये वाली प्रॉब्लम बता दी कि इस कंट्री में ऐसे ऐसी टेंशन अराइज थी। फिर दूसरी तरफ अब श्रीलंका के बारे में बात की जा रही है कि श्रीलंका में क्या हो रहा था। श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है, आपने देखा है श्रीलंका मैप पर, राइट, कितना छोटा सा एक आइलैंड है। साउथ एशिया के दूसरे रीजन की तरह ही पॉपुलेशन जो श्रीलंका की है वो भी काफ़ी डाइवर्स है, यानी अलग अलग टाइप का पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है वहाँ भी। वहाँ पर सिंघाला स्पीकिंग जो लोग हैं वो है 74%, और जो बाकी बचे स्पीकर्स हैं वो है 18%। सिंघाला बोलने वाले जो लोग हैं 74% है, और 18% लोग हैं जो तमिल बोलने वाले हैं। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। अब तमिल के अंदर भी 2 सब ग्रुप है, या तो वो इंडियन तमिल्स हैं या श्रीलंकन तमिल्स हैं। श्रीलंकन तमिल्स मतलब जो श्रीलंका के ही लोग हैं, उन्हें हमने श्रीलंकन तमिल्स कहा। लेकिन कुछ है जिन्हें हमने कहा है इंडियन तमिल्स। अब वो इंडियन तमिल्स क्यों कहे जा रहे हैं? क्योंकि उनके जो फोर फादर्स हैं बहुत बहुत साल पहले वो इंडिया से
उनकी जो पॉपुलेशन है मूव होकर श्रीलंका गई थी ताकि वो प्लांटेशन का वर्क कर सके, वर्किंग करने के लिए अपने कॉलोनियल पीरियड में उस टाइम पर जो पॉपुलेशन थी वहाँ पहुँची थी। तो अब जो तमिल्स है उसको भी हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स के अंदर। फिर क्या हुआ वहाँ पर, श्रीलंका emerged as an independent country in 1948। हमारे कंट्री को जब फ्रीडम मिली है उसके एक साल बाद यानी 1948 में जाकर श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली है, वो आज़ाद हो गया था देश। द लीडर्स ऑफ द सिंहाला कम्युनिटी sought to secure dominance। अब यहाँ पर मज़े आ गए सिंघाला कम्युनिटी के, क्योंकि सिंघाला कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी, वहाँ पर 59% लोग थे जो सिंघाला कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। उन्होंने मेजॉरिटी से अपनी गवर्नमेंट बना ली। 1946 में उन्होंने एक काम और कर दिया, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि तमिल भी वहाँ पर है, उनको डिसरिगार्ड करते हुए एक एक्ट पास किया और सिंहाला को ही अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना लिया। इन 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil। अब तमिल्स लोगों को कैसा लगेगा, चलो ठीक है, हो गया। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। अब यहाँ उन्होंने एक काम और किया, ये जो सिन्हाला लोग थे ना, इनका धर्म था बुद्धिज़्म का। जो तमिल्स थे वो दो धर्म के लोग थे, या तो वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे या फिर वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे। तो ये जो बुद्धिज़्म मानने वाले थे सिन्हाला, इन्होंने अपना एक और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ और चेंजेस किए और उन्होंने कहा कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोटेक्ट करेगा एंड फोस्टर करेगा बुद्धिज़्म को। अब सोचो तमिल्स वालों को कैसा लगेगा, दे विल फील बैड, क्या वो उस कंट्री के नहीं है क्या। ऑल दिस कमिंग मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर, ऐसे मेजर्स आ रहे थे एक के बाद एक, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ अलाइनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। अब श्रीलंकन तमिल्स जो है उन लोगों को ये फील होने लगा कि हम तो यहाँ पर एलियन जैसे हो गए, जैसे कि कंट्री हमारी है ही नहीं। तो एलियनेशन एक टर्म है, अलाइनेशन भी आप कहते हैं कभी, तो ये ऐसी फीलिंग उनके मन में आने लगी। फिर क्या हुआ, एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। अब दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में यानी सिन्हाला और तमिल दोनों के बीच में बहुत सालों तक आप कह सकते हैं टेंशन्स क्रिएट हुई। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज़ एंड स्ट्रगल्स। श्रीलंकन्स के जो तमिल्स थे उन्होंने पार्टीज़ लॉन्च की, बहुत स्ट्रगल्स अपने किए। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी, अब उनकी क्या डिमांड थी कि उनको भी ना थोड़ी सी और ऑटोनॉमी मिल जाए। टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वॉज रैपिडली डिनाइड, लेकिन ऐसी जो उनकी डिमांड थी उसको हर बार डिनाई कर दिया गया, एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, यानी कि उनका एग्जिस्टेंस वॉज लाइक नोबडी, ऐसा उनके साथ बिहेव किया जा रहा था। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज़, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्ट आ गया, जिसकी वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, वॉर, जिस वॉर को हम कहते हैं सिविल वॉर। द सिविल वॉर कॉज अ टेरिबल सेटबैक। अब इस सिविल वॉर से पूरी कंट्री के अंदर बहुत भयंकर आप कह सकते हो सेटबैक आ गया। सेटबैक आप कह सकते हो कि लाइक पिछड़ती चली गई कंट्री, सोशल लेवल पर, कल्चरल लेवल पर, इकोनॉमिकल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, तो हर तरह से जो कंट्री है उसको सेटबैक का सामना करना पड़ा। फिर क्या हुआ, अब हम देखते हैं कि बेल्जियम वाली जो स्टोरी थी उस स्टोरी के अंदर ये सारी चीज़ें जो टेक प्लेस हुई थी फ्रेंच और डच के बीच में, उन लोगों ने इसका समाधान कैसे निकाला, क्या उन्होंने इसके लिए कुछ कुछ ऐसे मेजरमेंट लिए सो दैट उनकी कंट्री के लोग सेटिस्फाई हो पाए। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अकोमोडेशन इन बेल्जियम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम recognized the existence of regional differences and cultural diversities। तो हमने अभी पढ़ा कि बेल्जियम के अंदर कल्चरल डाइवर्सिटीज़ थी, है ना, और काफ़ी हद तक वहाँ पर जो रीजनल डिफरेंसेस थे वो भी एग्जिस्ट करते थे। बिटवीन 1970 एंड 1993 कितने साल हुए, 23 ईयर्स हुए ना, 1970 से लेकर 1993 तक। दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। उन्होंने 4 बार 4 टाइम्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री।
क्यों किए इतने सारे अमेंडमेंट? ताकि वो ऐसा कोई अरेंजमेंट ढूंढ सके कि उनकी कंट्री के जो लोग हैं ना वो एक ही कंट्री में रहे और उनके बीच के जो डिफरेंसेस क्रिएट होते आ रहे हैं डच या फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में, वो डिफरेंसेस हम ओवरकम कर सके। तो बेल्जियम ने डिनाई नहीं किया, श्रीलंका ने क्या किया था, डिनाई कर दिया था कि नहीं, आपकी कोई बात नहीं मानी जाएगी, जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं सिर्फ उन्हीं के धर्म की चलेगी, सिर्फ उन्हीं की बात मानी जाएगी। तो ऐसा बेल्जियम ने नहीं किया। अब बेल्जियम में अगर ये नहीं हुआ तो उन्होंने कैसा मॉडल रखा? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे उनको इक्वल नंबर दे दिया कि जितने पीपल डच स्पीकिंग लोग से आएंगे उतने ही मेंबर्स हम सेलेक्ट करेंगे फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स का, राइट? ये पॉइंट क्लियर है। सेकेंड इज मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो पावर्स है काफ़ी हद तक हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी। ऑफ द टू ऑफ द रीजन्स ऑफ द कंट्री, स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो जो हमने वलोनिया वगैरह पढ़ा था ना कि 2 अलग अलग रीजन्स थे, तो उनको भी उन्होंने अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है उसको भी डिवाइड किया, यानी क्या किया, पावर शेयरिंग की। पावर शेयरिंग यहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है, पावर शेयरिंग की। फिर क्या हुआ, ब्रुसेल हैज़ सेपरेटेड गवर्नमेंट। अब ब्रुसेल्स के क्योंकि कैपिटल जो सिटी थी उसके साथ उसमें क्या था, फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे, 80% लोग तो फ्रेंच स्पीकिंग थे और बाकी 20% लोग जो थे वो डच स्पीकिंग थे। तो वहाँ क्या किया गया, इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके अंदर जो इक्वल रिप्रेजेंटेटिव थे अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एक तीसरे टाइप की गवर्नमेंट भी उन्होंने रखी जिसका नाम रखा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, फिर वी हैव कम्युनिटी गवर्नमेंट, राइट? अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी इसका काम था उनकी कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले जो कम्युनिटीज़ थी उनके जो लीडर्स आए उनका काम था अपनी कम्युनिटी के लोगों के इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करना और फिर उनके अकॉर्डिंग काम करना। तो देखिए यहाँ पर जो इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आए उनके बीच में पावर शेयरिंग का कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट निकाला बेल्जियम ने, और ये एक मॉडल बन गया फॉर होल वर्ल्ड। In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of the country, communities and regions. तो बेल्जियम ने ये रियलाइज़ किया, उनके लीडर्स ने ये रियलाइज़ किया कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर यूनिटी इस्टेब्लिश हो, दैट इज़ पॉसिबल ओनली बाय, वो तभी पॉसिबल है अगर हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं दूसरों की फीलिंग्स को और उनके इंटरेस्ट को, जो डिफरेंट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और अलग अलग रीजन्स को बिलोंग करते हैं। ये अंडरस्टैंड हुआ बेल्जियम मॉडल। नेक्स्ट समझते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका शोज एज अ कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल। वही श्रीलंका ने जो एग्जाम्पल क्रिएट किया वो एकदम कंट्रास्टिंग था। इट शोज अस दैट इफ़ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स, यानी अगर सिर्फ हम मेजॉरिटी के बेस पर काम करते हैं और पावर को शेयर नहीं करते हैं, इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, यानी कि श्रीलंका ने जो किया उसका काम, उसने अपनी डोमिनेंस को दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश की और दूसरों के एग्जिस्टेंस को टोटली नेग्लेक्ट कर दिया। इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। इसकी वजह से कंट्री की जो यूनिटी है वो अंडरमाइन हुई, अफेक्ट हुई, जिसकी वजह से श्रीलंका ने बहुत सालों तक एक सिविल वॉर को फेस किया है। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें सिंपल आपको ये बताया गया है कि पावर शेयरिंग की जो स्टोरी है बेल्जियम और श्रीलंका में, दोनों के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ। आपको अच्छी स्टोरी लगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।